नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सून पे। और आशा करते हैं कि इस संक्रमण के दौर पे आप सभी सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि दूसरी वेव के बाद कई जगह लॉकडाउन हटा दिए गए हैं, लेकिन लगातार ये खबर आ रही है कि कई जगह लापरवाही बरती जा रही है, जिसमें लोग या तो मास्क नहीं पहन रहे हैं या भीड़ भाड़ बहुत कर रहे हैं। शॉपिंग को लेके एक बहुत एक जो रुचि लोग दिखाते हैं वो बाहर जाके मार्केटों में होड़ कर रहे हैं। तो इस चैनल के जरिए मेरी आपसे अपील है कि ऐसा ना करें। अपनी और अपने परिवार वालों की और समाज में बाकी लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि अभी भी ये जो वेव का जो असर है अभी हमारे पीछे नहीं हटा है। अभी भी हमें इसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, दवाइयां ढूंढनी है और बहुत सारी सतर्कता बरतनी है। दोस्तों, ये जो हमारा चैनल है सुई सुन, एक हमारी एक छोटी सी मुहिम है, जैसा कि आप सबको पता है, जिसमें हम देश विदेश से जाने माने चेहरे आप तक लाते हैं और उनकी जो जीवन यात्रा है उसको आपके सम्मुख रखते हैं, ताकि हम और आप उनसे कुछ सीख ले सकें, उनकी जीवन यात्रा से कुछ शिक्षा ले सकें और जो उनकी अच्छी अच्छी बातें हैं उसको आत्मसात करके अपने जीवन में उसको हम गुणवत्ता की तरफ अग्रसर हो सके। आज इसी श्रृंखला में हमारे से एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, श्री सुमित मलिक जी। सुमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सुई सुन। सर, सवाल जवाब की जो औपचारिकता हमारी जो श्रृंखला है, उससे पहले मेरा एक बड़ा बेसिक सवाल होता है अपने मेहमानों से। मैं हमेशा पूछता हूँ कि जरा आप हमें प्लीज और हमारे दर्शकों को अपनी शुरुआती पढ़ाई के बारे में बताएं और ये बताएं कि वो कौन से पहलू या कौन से लम्हे रहे आपके जीवन में जहाँ वो पढ़ाई खत्म करने के बाद आपको लगा कि अब आपको वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए और वकील बनना चाहिए। थैंक यू जयंत, आपको अपने शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मेरी शुरुआत की सारी पढ़ाई लखनऊ में, और यहाँ पर एक स्कूल है लामाटनिया कॉलेज जिसमें हुई। तो सीधा नर्सरी से लेकर 12वीं तक मैंने यहीं पर पढ़ाई करी। और उसके बाद हमारी फैमिली जो है वो एक लॉ पब्लिशिंग बिजनेस में है और मैं उसका थर्ड जनरेशन हूँ। तो उसकी तरफ इंटरेस्ट तो हमेशा शुरू से ही रहा। जब जी। छोटे थे तो ऑफिस जाते थे। मेरे फादर ने, उन्होंने अपना जो है लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी से किया। उसके बाद उनको स्कॉलरशिप मिली, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। वापस आके उन्होंने जो है वो बाकी अपने फादर और उनके भाई के साथ ही जॉइंट दी बिजनेस। तो रुचि तो शुरू से ही थी, एक इंटरेस्ट भी था। एंड मेरी एक मासी हैं जिन्होंने अपना लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा, और फिर उन्होंने इस बारे में बताया कि अब बैंगलोर में एक नया लॉ स्कूल खुला है जी। नेशनल लॉ स्कूल के नाम से। और मुझे वहाँ के लिए भी ट्राई करना चाहिए। तो उसका जो है वो एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस समय तो कोई क्लैट नहीं था, कुछ नहीं, इकलौता नेशनल लॉ स्कूल था। मतलब इट वाज द नेशनल लॉ स्कूल। आज भी उसे जी। सब नेशनल लॉ स्कूल बोलते हैं, बाकी सब एनएलयूज हैं। तो मैंने उसका एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ। तो जी। मैंने उसके बाद जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स ज्वाइन कर लिया, और अगले साल उसके बाद फिर से दिया ये वाला टेस्ट, और तब आई गॉट एडमिशन। एंड 5 years आई वाज एट नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर। और उसके बाद फिर के वेणुगोपाल साहब के साथ जी। मैंने 1 साल जो है वो एज हिज जूनियर आई वर्क इन जी। हिज चेम्बर। एंड उस फिर यात्रा में मुझे भी सर मौका मैं मिला। धीरे धीरे आऊंगा, आपको थोड़ा 2 मिनट यहाँ पॉज करना चाहता हूँ, नहीं क्योंकि जो आपकी नहीं, जो जी जी, जर्नी जरूर है जरूर। जी नेशनल स्कूल की, उस पर हम पहले हाँ, थोड़ा सा रोशनी डालना चाहेंगे, क्योंकि जो दर्शक हमसे जुड़े रहते हैं अधिकतर यंग अच्छा, बच्चे हैं, जो आपकी यात्रा से हाँ हाँ, प्रेरणा भी जरूर। लेना चाहते हैं। तो आपने ये बताया कि सर, और खासकर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सर अभी डायरेक्टर हैं पिछले 20-21 सालों से, जो हमारे देश की सर्व प्रसिद्ध और सर्वप्रथम मेरे ख्याल से पब्लिशिंग एजेंसी है ईस्टर्न बुक कंपनी, जो लखनऊ में बेस्ड है। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, हम चाहे लॉ स्कूल में हो, हम चाहे वकील हो, हम सब जरूर इनकी किताबें पढ़ते हैं। और सबसे एक बहुचर्चित जो केसेस हैं उनको हम सुप्रीम कोर्ट केसेस के नाम से जानते हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सर्वोच्चतम न्यायालय है उस पर रिलाय करता है। तो सर उसमें बतौर डायरेक्टर अभी कार्यरत हैं और उसी की का बागडोर संभाल के हम सबको हमेशा अपनी किताबों के जरिए भी ज्ञान देते हैं। उस जर्नी पे मैं आऊंगा सर, लेकिन अब आपकी नेशनल स्कूल की जर्नी पे चलते हैं, क्योंकि आपने बताया देश का सबसे पहला 5 वर्षीय लॉ स्कूल था, जिसने ये स्तंभ कायम किया हमारे देश में कि 5 साल की भी एक जो लॉ स्कूल की एजुकेशन होती है, जो टर्म है एक लॉ स्कूल, वो बिल्कुल, हमारे देश में पहले था नहीं, लॉ कॉलेज थे, अभी भी हैं जो 3 साल के होते हैं, लेकिन जो लॉ स्कूल करेक्ट का जो करेक्ट जी करेक्ट शुरुआत हुई करेक्ट। वो उन 5 साल में। क्योंकि सर आप शुरुआती बैचेस में थे, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से 1999 में वहां से आपने अपनी दीक्षांत या ग्रेजुएशन की है। और शुरू के बैचेस में मेरे ख्याल से शुरू का 9। 9th 10th आप बैच रहे होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टू ग्रेजुएट। 8th, एक्चुअली द 8th जी 8th 8 तो बैच।
जी, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा हाँ। एक तो बताएं कि जब आप ने ये पहल की, क्योंकि आपकी मासी जी ने आपको मार्गदर्शन दिया कि भाई एक नया लॉ स्कूल शुरू हुआ है हिंदुस्तान में, आप जाइए उस पे पार्टिसिपेट कीजिए, तो वो 5 साल एज ए स्टूडेंट आपके कैसे रहे? कितना फर्क आपको लगता है जब आप आज के बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं जो लॉ स्कूल में है, उस वक्त जब आप एक छात्र थे, और किस किस तरह की एक्टिविटी 90s के दशक में जब हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन भी हुई, चाहे वो इंटर्नशिप को लेके हो, आर्टिकल राइटिंग को लेके हो, पब्लिकेशन को लेके हो, या जुडिशियल क्लर्कशिप पे हो, उसमें आप कितना कार्य उस वक्त साझा कर पाए, उस बारे में से पहले बात करेंगे और फिर आपकी जो वकालत की यात्रा उस पर। जरूर। तो कुछ चीजें ऐसी थी, एक 8th बैच होने की वजह से और एक प्रोफेसर मेनन के मार्गदर्शक में वो लॉ स्कूल था जी तो कुछ उनका बहुत अनुभव बहुत ही अच्छा था। तो कई चीजें उन्होंने शुरू में ही वहां पर मतलब इंस्टिल करा दी थी। एक SBA स्टूडेंट बार एसोसिएशन ऑलरेडी था, जिसमें एक स्टूडेंट्स की तरफ से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते थे, और वो फिर जो है कई डिसीजन मेकिंग में उनका जो है योगदान होता था। जी उन्होंने कुछ जनरल कमिटीज भी शुरू कर रखी थी। वहां पर कुछ और भी कमिटीज थी जो बेसिकली को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए ऑलरेडी थी। तो अगर आपकी रुचि डिबेटिंग में हो, अगर आपकी रुचि एक्टिंग में हो, तो आपकी रुचि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी थी लीगल एड के लिए। तो जी जो जिन लोगों की उसमें रुचि थी, तो वो लोग एक पास का गांव था रामेश्वरम करके, वहां पर वो जाते थे हर हफ्ते, और वहां पर जो जिन लोगों के पास एबिलिटी नहीं थी टू गेट लीगल एडवाइस, उनसे मिलते थे और उनको हेल्प करते थे अगर उनके कोई केसेस हों, मैट्रिमोनियल केसेस हों, बाकी सारा कुछ। तो इसलिए काफी कुछ जो वहाँ का वातावरण था उसमें इस्टेब्लिश था। और बट चॉइस मतलब आपको एबिलिटी ये थी कि आपकी जिस तरह रुचि हो, आप यू कुड जॉइन दैट सॉर्ट ऑफ कमिटी। तो जर्नल कमिटीज भी थी, ऐसी भी थी। तो आई सॉर्ट ऑफ एंडेड अप जॉइनिंग 2 or 3 ऑफ द जर्नल कमिटीज, एंड फिर उसके बाद मेरे को उसमें रुचि आई टू बी एबल टू राइट आर्टिकल्स and also edit. So I was on the editorial committee of 2 journal committees, and I wrote my first article, or my first article was published in the second year, when I was in my second year. तो वहीं से जो है वो रुचि और बढ़ती गई to do this editing and thing. अच्छा, वहाँ का एक सिस्टम उन्होंने एकदम से चेंज कर दिया जो ट्रेडिशनल लॉ कॉलेजेस में था, कि एक तो ट्रिमेस्टर सिस्टम था, जी दूसरा अटेंडेंस एब्सोल्युटली कंपलसरी थी, और अटेंडेंस के मार्क्स थे। अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं होती थी तो आप एग्जाम लिख ही नहीं सकते थे, और उसके ऊपर हर 5% के लिए आप, तो अगर आप क्लास जो है पूरे अटेंड कर लेते थे तो 5 नंबर तो आपके ऑटोमेटिकली हो गए। तो जी उन्होंने उस इस हिसाब से वो सिस्टम को जो है वो करा था कि 5 नंबर तो आपके मिल ही गए अगर ऑल यू हैव टू डू वाज सॉर्ट ऑफ अटेंड क्लास। जी फिर 20 नंबर जो है वर्क फॉर अ प्रोजेक्ट, 5 वाइवा के थे, और बाकी सब जो है वो रिटन एग्जामिनेशन ट्वाइस इन अ 3 month पीरियड। जी तो इतना ज्यादा इंटेंसिव कोर्स था। आप सेमेस्टर सॉरी ट्रिमेस्टर शुरू हुआ, सेमेस्टर नहीं था, ट्रिमेस्टर था। दिस वाज 3 जी times in a year, अनलाइक द अदर लॉ स्कूल्स टुडे जहां पर सेमेस्टर सिस्टम चलता है। आप पहुंचे कि नहीं, कि आपको आपका प्रोजेक्ट टॉपिक दे दिया गया, उसके बाद 45 दिन में मिड टर्म हो गया, आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ा, सेकंड प्रोजेक्ट टॉपिक दे दिया गया, आपने उसको खत्म किया, उसका वाइवा खत्म हुआ, इन टर्म हो गए, छुट्टी हो गई, आप गए। जी तो इस हिसाब से the involvement, और टोटल 5 साल में 60 कोर्सेज वर रिक्वायर्ड टू बी डन। तो उस हिसाब से जो है काफी कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता था। यू हैड टू सॉर्ट ऑफ बी इन्वॉल्व। दिन में 5 पीरियड होते थे, क्लासेस होती थी, और उसके बाद जो आपको रिसर्च, ऑनलाइन सिस्टम्स कोई थे नहीं, लाइब्रेरी में ही जाकर जो है सारा कुछ रिसर्च करनी थी, देखना था। तो काफी कुछ यूसेज करा, और वहीं से मुझे इसका भी अनुभव मिला कि एक लाइब्रेरी कैसे फंक्शन होती है, और एक लाइब्रेरी में कंटेंट को कैसे, लीगल रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस किया जाता है। जी तो आगे चल के इसमें मुझे काफी, देन आई बिकेम अ पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी कमिटी। तो इसमें मुझे फिर काफी कुछ हेल्प मिली आगे, जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिवाइस करने में, उसकी एक्सेसिबिलिटी बनाने में, कि क्या एक लॉ स्टूडेंट, एक लॉ प्रैक्टिशनर को चाहिए, और कैसे उसको वो फिर उस कंटेंट को एक्सेस कर सकता है।
आपने सर इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई कि किस तरीके से डॉक्टर मेनन साहब, जो कि मतलब एक लीगल लेजेंड अपने आप में माने जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में, जिन्होंने पूरा एक लॉ स्कूल का स्तंभ कायम किया बिल्कुल। हमारे देश में, और किस तरीके से ट्राइमेस्टर सिस्टम उन्होंने इजाद किया, जहाँ पे अगर बच्चा थोड़ा भी डामाडोल होना चाहे तो नहीं हो सकता। आपने बताया अटेंडेंस बहुत कंपलसरी थी। इस बात की आपने व्याख्या की कि मतलब इतना मतलब वाटर टाइट में किसको कंपार्टमेंटलाइज उसमें वे में उन्होंने स्ट्रक्चर किया था कोर्स, दैट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट शुड कम आउट ऑफ द लॉ स्कूल। और तभी जाहिर सी बिल्कुल। बात है कि लोग एस्पायर करते हैं। जब आज लॉ स्कूल का नाम आज भी अगर सुना जाता है तो नेशनल स्कूल का नाम उसमें नंबर 1 पे ही आता है, क्योंकि सब देश का पहला लॉ स्कूल और बिल्कुल। बहुप्रसिद्ध और बहुचर्चित लॉ स्कूल रहा। और आपने बताया कितना आसान नहीं है। एक बिल्कुल। एक तो होती है लड़ाई उस छात्र की उस कॉलेज में जाने की, और दूसरी होती है सर्वाइवल की। हम्म। जो सर्वाइवल का ये आपने हाँ। बताया बड़ा मजेदार, ये जो किस्सा की ट्राइमेस्टर भी रहे और इतनी सारी कमिटीज थी, हाँ, और लीगल एड कमेटी, और जो आपने लाइब्रेरी कमिटीज की बात की, वाकई तारीफ काबिल है। क्योंकि इस चीजों को मैं समझता हूँ कि कई अभी तक लॉ स्कूल हमारे शायद आत्मसात नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो लीगल एड है बहुत हम्म, एक अहम हिस्सा है हमारे समाज का। जो वो अंग है बिल्कुल। जो एक गरीब तबका है, जो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, या जो हम्म। जिसको अपनी हक के बारे में नहीं पता, उस तक भी बात उजागर करने की, जो एक बहुत कहते हैं ना कि एक छुटपन में अगर आप एक यंग वकील बनना चाह रहे हैं तो एक जो बीज बोया जाता है आपके आपके कॉन्शियस में, दैट टुवर्ड सोसाइटी हमको रिस्पॉन्सिबल होना है, और हमको सबके लिए एक आशा की किरण बराबर जगानी है, बिकॉज लॉ हैज टू बी इक्वल टू ऑल जस्टिस, जो बिल्कुल। हम जो कॉन्सेप्ट ओ है। यस 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 जी यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल। जी और उस समय एक और छोटा सा पॉइंट, मूट कोर्ट जो है पूरे शायद साल भर में 2 या 3 होते थे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया मूट होता था, 1-2 और मूट होते थे। जी और आज की डेट में तो इतने ज्यादा, जितने लॉ स्कूल, एक एक लॉ स्कूल 2-2 3-3 मूट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो जी दैट वाज आल्सो अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। तो अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में, बिकॉज आपने पूछा कि क्या डिफरेंस है 20, 21, 22, 25 साल में, तो ये बहुत आई हैव नाउ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद व्हाट वी रन, व्हाट इज कॉल्ड अ स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम। जी तो हर लॉ स्कूल में एक हमारे मतलब एक स्टूडेंट होता है जो इज ही इज एन एम्बेसडर फॉर द ईबीसी ग्रुप, कह लीजिए। तो क्योंकि हर आई मीन अब 40-45 हो गए हैं, तो एक सेंस ऑफ रिमेनिंग इन टच विद कि लॉ स्कूल में क्या हो रहा है, किस हिसाब से स्टूडेंट्स, तो मैं देखता हूँ कि इतना ज्यादा चेंज आ गया है। एंड आई एम अमेज्ड कि लॉ स्टूडेंट्स टुडे एट दैट एज क्या क्या वो, उनके पास एक तो अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है, और क्या क्या वो कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं। तो दैट इज जी एब्सोल्युटली वंडरफुल थिंग, जो आज के लॉ स्टूडेंट्स दे आर एबल टू सॉर्ट ऑफ do the articles that they are writing, the moods that they are being part of, other things that they are able to do while they are still in law school. So I think it's an absolutely fantastic journey. जी, आई थिंक काफी आपने सर इस बात को रखा कि किस तरीके से तब्दीली आई है, लेकिन एक पॉजिटिव तब्दीली आई है 20-25 सालों में, और ईबीसी भी काफी एक्टिव इन्वॉल्व रहती है। ये सभी मेरे ख्याल से लॉ लॉ स्कूल अभी इसमें काफी एक्टिव रहते हैं, बच्चों के साथ भी, आपकी संस्था के साथ भी। एक मेरा सर छोटा सवाल और निकल के आता है कि उस वक्त जब आप लॉ स्कूल में थे तो क्या इंटर्नशिप प्रोग्राम्स वेरी एक्टिव लाइक दैट टुडे? जैसे कि आजकल तो होता है कि हर एक साल में बच्चे को 1 या 2 इंटर्नशिप का प्रेशर होता है, आप लोग के वक्त में भी ये था? हाँ, इंटर्नशिप वाला भी उन्होंने शुरू करा दिया था। और उस समय जो है वो यही था कि फर्स्ट ईयर में आप कोई इंटर्नशिप किसी एनजीओ के साथ करें या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ करें, फिर आप सेकेंड ईयर में भी इसी हिसाब से करें, और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में फिर आप इंटर्नशिप जो है वो किसी प्रैक्टिसिंग लॉयर के साथ करें या किसी लॉ फर्म में करें। एंड जी देयर यूज्ड टू बी सम असिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द यूनिवर्सिटी कि आपको वो इंटर्नशिप मिल जाए। तो एक इंटर्नशिप कमेटी थी, बट फिर भी जैन इतने स्टूडेंट्स नहीं थे, बिकॉज जी नेशनल लॉ स्कूल हर बैच में करीब 60-65 मैक्सिमम 70 स्टूडेंट्स होते थे। जी तो इसलिए जो है इंटर्नशिप मिलना इतना डिफिकल्ट नहीं होता था। आज तो करीब 27 नेशनल लॉ स्कूल्स हैं और प्राइवेट लॉ स्कूल्स खुल गए हैं, बाकी और जितने हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो इसलिए इंटर्नशिप आज की डेट में थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वी ऑल्सो गेट करीब हमको प्री कोविड जब इंटर्नशिप होती थी तो 60 से 70 एप्लीकेशन आती हैं फॉर एन, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे पास आए उसको एक फुल वैल्यू मिले, तो हम 4 से 5 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं ले पाते इंटर्नशिप में। लेकिन बट that's what I'm saying, the difficulty of being able to get an internship has become much more now. जी। इसमें सर मेरा एक सवाल इससे निकल के आता है, क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े भी हुए हैं और इतना योगदान रहा आपका, और जिस तरीके से आपने बात बताई कि 27 नेशनल स्कूल हो गए हैं,
बहुत सारे प्राइवेट लॉ स्कूल हो गए। इनफैक्ट 2-3 साल पहले ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कई सारी एप्लीकेशंस गई, जिसके चलते बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी रोक लगा दी कि और अब नए लॉ स्कूल ना खुले देश में, क्योंकि जिस तरीके से ये मशरूमिंग हो रही थी लॉ स्कूल्स की, क्योंकि लॉ कॉलेज तो बंद किए नहीं गए, जो 3 साल के थे वो अपने चल रहे थे, 5 साल के अपने शुरू हो गए। तो आपको सर क्या लगता है, एंड इट में भी कंप्लीटली पर्सनल व्यू, कि क्या इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डाइल्यूशन हुआ है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स में, या जिस तरीके की जो क्वालिटी हम मार्केट में देख रहे हैं, इस पे आपका क्या विचार है? बिल्कुल, इसको जो है मेरा ये पर्सनली व्यू रहेगा। और मैं कई बार आई आल्सो ट्रैवल टू द लॉ स्कूल्स, और जहाँ-जहाँ मेरे को मौका मिलता है कि मैं जाकर एटलीस्ट एक वन क्लास ऑन लीगल मेथड्स लूँ। तो जब जब मेरी मुलाकात होती है, बात होती है, तो लोग मतलब जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो या तो जुडिशरी की तरफ आकृत हैं या वो लॉ फर्म ज्वाइन करना चाहते हैं। जी अभी बहुत कम ऐसे हैं जो वापस एकेडेमिया में आना चाहते हैं। और ऐसी बात नहीं कि नहीं है, हैं। जो वापस एकेडेमिया में आए हैं आज की डेट में, दे आर एट सम ऑफ द टॉप पोजीशन। जैसे नेशनल लॉ स्कूल के करंट वाइस चांसलर इज अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ नेशनल लॉ स्कूल, जी जो अभी नए-नए वहाँ के रजिस्ट्रार नियुक्त हुए हैं। ही वाज़ आल्सो फॉर्मर स्टूडेंट, पहले ही वाज़ द डीन ऑफ बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी। बट जितने होने चाहिए, जितने लोग वापस आने चाहिए, अगर हम कोई और देश में देखें, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएस हो, तो जितने स्टूडेंट्स को वापस आना चाहिए इनटू एकेडेमिया, वो अभी उतना नहीं है। जी और एकदम से एक 24, 25, 26 नेशनल लॉ स्कूल्स होने के लिए, और हर स्टेट गवर्नमेंट अपने में, अब तो दे हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि एक, अब तो महाराष्ट्र में 3 हो गए, मध्य प्रदेश में 2 हो गए। वो बढ़ाना मतलब, तो इनको चलाने के लिए वाइस चांसलर्स कहाँ से आएंगे, इनको चलाने के लिए रजिस्ट्रार्स कहाँ से आएंगे, एक अच्छी फैकल्टी कहाँ से आएगी, वो जो है उस पे भी थोड़ा सा ज़रूरी है कि उस पे ध्यान दिया जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर एजुकेशन मिले। तो जी इसलिए जो है वो उस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, कि हाउ डू वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत आसान है, आपको लोन्स, ग्रांट्स सारे कुछ स्टेट गवर्नमेंट से मिल गए, आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, आपने क्लासरूम्स बना दिए, आपने लाइब्रेरी में किताबें रख दी। लेकिन जो इसके लिए फैकल्टी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। ये नहीं सर, आपने बहुत ही एक अहम मुद्दा रखा है, क्योंकि इस सवाल को मैं अभी आप तक रख दो, ऐसा ना हो कि बात तक आ जाता मैं भूल जाऊं, क्योंकि जो आपने टीचिंग की बात की, एकेडमिया की बात की, ये विदेशों में भी हमने देखा है सर, और मैं आपके एलएलएम पे भी आऊंगा इसके बाद। हाँ, लेकिन ये अधिकतर देखा जाता है एटलीस्ट जी। यूएस और यूके जैसे जो विकसित देश हैं, कि वहां पे जो इंसान एकेडमिया में आना चाहता है, उसका एक बहुत एक सीरियस नेचर होता है कंट्रीब्यूट करने का, एकेडमिया की भी तरफ और सोसाइटी की भी तरफ। हम लोग के देश में, मैं नहीं कह रहा कि थोड़ा बिल्कुल, कम सीरियस है, लेकिन एक कहीं ना कहीं उस पर कमी पाई गई है। और सबसे फर्स्ट ऑप्शन नहीं माना जाता एकेडमिया को, फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू द पीपल ट्रेडिशनली स्पीकिंग। और ये एक शिकायत रहती है, जैसे आपने सही बताया, कि सिर्फ ढांचा खड़ा कर देना मकसद नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि जब तक उस ढांचे में आप जान नहीं फूकेंगे, और जान सिर्फ आप सिर्फ हुँ, अच्छे स्टूडेंट से नहीं, उनके लिए अच्छे शिक्षक, डीन, रजिस्ट्रार, जो भी हम टर्म्स उसके लिए यूज कर लें, उनका होना जरूरी है। तो जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, बिल्कुल, चाहे वो आप उस लॉ स्कूल को बिलोंग करते हो कि ना करते हो, दैट इज सेकेंडरी। पर एक एकेडमिया को, ताकि वो जो एक मशाल जो कहते हैं ना, जो एक ज्ञान की मशाल है, हुँ, लॉ हुँ, जो है वो जलती रहनी चाहिए। इस पे सर बिल्कुल, आपका क्या कहना है, कि हाउ डू वी ब्रिज दिस गैप, एंड हाउ डू वी इनकलकेट द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द वेस्ट, जहां पे हम देखते हैं कि लोग अपने आप ही आना चाहते हैं हुँ, एकेडमी में और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और जैसे कि मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो ऐसा नहीं था कि जो एनवायू के प्रोफेसर मुझे पढ़ाने आ रहे थे वो सिर्फ एनवायू के पढ़े हुए थे, वो हार्वर्ड के भी पढ़े हुए थे, वो येल के भी पढ़े हुए थे, वो दुनिया हुँ, ने जाने किस किस कॉलेज से हुँ, पढ़े हुए थे और आके पढ़ा रहे थे। पर हम लोग के यहाँ वो क्वालिटी में हाँ, कहीं ना कहीं राइट। आपके वक्त से लेके मेरे वक्त तक मैंने देखा है कि वो क्वालिटी नहीं अचीव हो पाई। तो उसके लिए हम क्या निवारण सोच सकते हैं? हुँ, हुँ। इसमें जो 1-2 चीज़ें हैं, जो जो जहाँ पर मुझे क्रक्स थोड़ा-सा वो हो रहा है, कि जितने भी अब लोग एकेडेमिया में आएँगे, वो मोस्ट ऑफ देम हैव बीन एजुकेटेड अंडर दिस न्यू सिस्टम। जी दैट इज़ ऑफ द लेट अस से द 5 ईयर लॉ कोर्स, जो 5 साल का लॉ कोर्स है। और जब हम लोग उसमें थे, जब हमारी थी, तो जो टीचर या प्रोफेसर था, उसको काफ़ी कुछ एक फ्रीडम थी अब कोर्स को खुद अपने हिसाब से डिवाइस करने की। जी वो उनका कोई मतलब ढांचा नहीं था, कोई वो नहीं था, बिल्कुल नया-नया लॉ स्कूल खुला था। तो एक टीचर प्रोफेसर को ये काफ़ी कुछ वो था,
हमारे तो ओपन बुक एग्जाम भी हुए कई जगह पे। उसने कहा जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा आपकी जो मर्जी है, जो किताब लिखाना चाहें, जो करना चाहें, ये सवाल है, आप उसको जो है कर लीजिए। तो एक सेंस ऑफ एक तरफ एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, एक इन टर्म्स ऑफ रिम्यूनरेशन जो है वो बहुत जरूरी है कि इनको जो भी इस एकेडमिया में जाना चाहे उनको ये एक फीलिंग ना आनी चाहिए, क्योंकि केपेबल तो सारे हैं। जो आज की डेट में जिनका मैंने नाम लिया सारे के सारे केपेबल हैं कि किसी भी लॉ फर्म में उनको नौकरी मिल सकती है और वो एक लॉ फर्म के हिसाब से पैसे कमा सकते हैं। तो क्यों वो उसको छोड़कर एकेडेमिया में आए? ठीक है, एक पैशन जरूर होता है, एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन जरूर होता है, लेकिन कहीं पर जाकर तो जो आपने बात करी एनवाईयू के कोई प्रोफेसर जो आपको पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा रहे थे, या हार्वर्ड वाले थे, वहां पर यूएस में, यूके में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जरूर होगा, मतलब एक somebody who is a senior associate in a law firm in New York compared to a professor, बट इतना ज्यादा गैप नहीं है दोनों में इन टर्म्स ऑफ दी। तो एक इस पे थोड़ा सा और ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरा, एक एकेडमिक फ्रीडम टू द प्रोफेसर्स, टू द टीचर्स होनी चाहिए। यस, दे हैव टू रिमेन विद इन व्हाटएवर इज द कोर्स करिकुलम। आप क्रिमिनल लॉ के कोर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन किस हिसाब से आप उसको पढ़ाना चाहते हैं, किस हिसाब से आप उसका जो है व्हाट हाउ यू वांट टू स्ट्रक्चर दैट कोर्स, उसका टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या यूज करना चाहते हैं, क्लिनिकल मेथड यूज करना चाहते हैं, दूसरा मेथड यूज करना चाहते हैं, तो वो बहुत जरूरी है टू अलाउ गुड पीपल टू कम एंड सॉर्ट ऑफ हैव दैट सेंस ऑफ सॉर्ट ऑफ satisfaction कि I am contributing and I am able to contribute in the way that I want. जी सर, आपने बड़ी अच्छी और साफ बात की और मैं समझता हूँ कि इस एपिसोड के थ्रू ये बात लोगों तक पहुंचे और लोग एकेडमिया की तरफ आए, कंट्रीब्यूट करें, जिनका प्राकृतिक तौर पे रुझान है और जो बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो गिव एंड टेक है, टू वे स्ट्रीट है। आप पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे, कभी कम नहीं सीख सकते। तो वो मैं समझता हूँ कि जो हमारे युवा दर्शक अगर चाहते हैं इसमें आना, जरूर इसमें आप इसकी तरफ भी विकसित करें अपना ध्यान, क्योंकि लॉ एक ऐसी फील्ड है, मतलब जो महासागर है, उसका कोई अंत नहीं है। आप लॉ फर्म में भी रह के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप वकालत जुडिशरी में भी रह के कर सकते हैं, और आप लॉ स्कूल में भी रह के कर सकते हैं। सारी चीजें बराबर है, कोई कम ज्यादा नहीं होती। ये चीज मैं समझता हूँ सर आपने बहुत अच्छी रखी। अब मेरा अगला सवाल आता है सर आपके जीवन के चरण पे, जो आपने मास्टर्स एलएलएम आपने विदेश से करने की सोची और आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में उसमें आपका फोकस रहा, तो वो निर्णय आपने कब लिया लॉ स्कूल के दौरान कि आपको मास्टर्स करना चाहिए? एक तो मेरा सवाल ये है सर आपसे। दूसरा, अधिकतर हमारे जो यंग बच्चे हैं वो ये पूछ लेते हैं कि हमें क्या मास्टर्स करके नौकरी मिलेगी, तो उनका एक नौकरी को लेकर बड़ा क्वेश्चन होता है एलएलएम के बनस्पत एज कम्पेयर टू एलएलबी। तो मैं इन दोनों सवालों के आपसे जवाब चाहता हूँ। ठीक है, जरूर। तो फिर अगेन ये सारा क्रेडिट जो है वो प्रोफेसर मेनन को दूंगा। जब मैं थर्ड ईयर में था, तब उन्होंने मुझे ये बोला कि जैसे ही तुम फोर्थ ईयर में जाओ, अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, दिस इज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस। वहां पर आई वांट यू टू गो एंड डू एन एक्सचेंज प्रोग्राम। तो आई वाज प्रोबेबली द फर्स्ट, क्योंकि पहला नेशनल लॉ स्कूल था और मैं पहला स्टूडेंट था जो वहां से गया। हो सकता है और किसी लॉ स्कूल से लोग जाते हैं, आई डोंट वांट टू टेक अवे फ्रॉम दैट, बट कि आई वेंट फॉर अ 6 month एक्सचेंज प्रोग्राम टू यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट लुइस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस। और वहाँ पर मैंने जो है एक वहाँ के प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, उनके अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ा। तो मुझे उसकी जो है काफी मतलब उसमें काफी रुचि आई, एंड देन आई थॉट कि दिस इज व्हाट आई वांट टू परस्यू। So when I came back, then I sort of started looking for law schools जहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूएस में पढ़ाया जाता है, एंड 4-5 लॉ स्कूल्स को नैरो डाउन करके फिर 1 साल वेणुगोपाल साहब के साथ करके I was able to get admission into Franklin Pierce Law Center. So that is sort of how my interest came in intellectual property. अब आपका जो दूसरा सवाल है, ये कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि क्या हमें एक एलएलएम करके नौकरी मिलना में या क्या उसमें होगा। उसमें मेरा अपना मानना है कि ऐसा नहीं होता। एलएलएम से आपके प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टू गेट अ जॉब नहीं बढ़ते। एक एलएलएम का पर्पस, अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इज टू तो जब आप एक फॉरेन या इंटरनेशनल एलएलएम करते हैं, तो वहां पर फिर ये मेरी क्लास 60-65 स्टूडेंट्स की थी,
जी। जिसमें स्टूडेंट पूरी दुनिया से थे। चीन से थे, जापान से थे, ब्राज़ील से थे, यूरुग्वे से थे, यूएस से थे, इधर अफ्रीका से, नाइजीरिया से थे। तो आप जब इतने सारे दुनिया के लोगों से आप मिलते हो, उनके बारे में आप और पूरा साल भर आप साथ रहते हो, तो उनसे दोस्तियाँ होती हैं। आप उनसे समझते हो कि उनके देश में कैसे लीगल सिस्टम चलता है। क्योंकि जी। ये लोग भी सारे के सारे जो है वो 1, 2, कुछ 5, कुछ 10 साल बाद कुछ करके एलएलएम करने आए होते हैं। तो इनके पास भी एक्सपीरियंस होता है। दे यूजुअली ऐसा नहीं होता कि दे आर फ्रेश लॉ स्टूडेंट्स, मतलब सीधा लॉ स्कूल से बाहर आके। तो उनको अपने प्रोफ़ेशन में बाकी सबका एक्सपीरियंस हुआ होता है। तो आप इतने सारे जब लोगों से मिलते हो, तो आपका अपना व्यू बहुत चेंज हो जाता है। योर एक्सपोज़र चेंजेस, किस हिसाब से आप दुनिया को देखते हो वो बहुत चेंज हो जाता है। आपको ये एक्सपोज़र मिलता है, आपको उनसे अंडरस्टैंडिंग होती है। सो और कैसे किसी भी इश्यू या प्रॉब्लम को डील करते हैं, उसका काफ़ी कुछ एक अनुभव होता है, एंड योर वर्ल्ड व्यू सॉर्ट ऑफ चेंजेस क्वाइट अ लॉट। तो इस ऑफ कोर्स आपको पढ़ाई ज़रूर करनी है, वहाँ का सिस्टम थोड़ा-सा और डिफरेंट होता है। वो आपको जो है एक क्लासरूम स्टडी की तरह नहीं होता है। वो एक क्लास होगी, आपको टीचर जो है वो सवाल पूछेंगे, कुछ स्टडी मटेरियल होगा। तो अगर मान लीजिए 1 घंटे की हफ्ते में क्लास हुई, तो आपको अपनी पढ़ाई उसके इक्विवेलेंट कम से कम 6 या 7 घंटे करनी होगी। जी। दैट इज द सॉर्ट ऑफ सिस्टम दैट वर्क्स। या फिर आप किसी प्रोफेसर के साथ एसोसिएट होकर कहते हैं कि हाँ मुझे पेपर लिखना है, तो वो जो है एक बहुत ही इंटेंसिव आपको एक पेपर लिखना होता है, बहुत रिसर्च करके सारा कुछ करना होता है। तो वहाँ का तो दोनों तरफ से एक कि किस हिसाब से पढ़ाई करते हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, किस हिसाब से प्रॉब्लम्स को डील करते हैं उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, और ये एक एक्सपोजर एंड ऑफ कोर्स लास्ट जो एक उसको कहिए अनइंटेंडेड बट फैंटास्टिक बेनिफिट होता है कि आपके सारे दुनिया भर में एक नेटवर्क बन जाता है। जी। और आज 20-21 साल हो गए मुझे एलएलएम के, आज भी आई एम इन टच विद देम। तो अगर मेरा कभी भी उस कंट्री में जाना हुआ या वो आए, तो एंड ऑफ कोर्स अब तो कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो आपका जो है कम्युनिकेशन बना रहता है। एंड एक नेटवर्क होता है कि कभी भी कोई मतलब काम भी हो या सिर्फ ऐसे ही किसी से मुलाकात करनी हो, तो इट बिकम्स वेरी वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। जी। बट एक ये सर जी। प्योरली फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि आपकी वैल्यू एज द एबिलिटी टू गेट अ बेटर जॉब और थिंग, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि हाँ उसमें इतनी हेल्प होती है। जी। सर आपने बड़ी अच्छी बात रखी और मैं समझता हूँ जितने भी युवा दर्शक इस बात को समझेंगे तो एलएलएम इसलिए ना करें कि आपको सिर्फ पैसा कमाना है उससे, पर इसलिए कीजिए क्योंकि आपको कुछ सीखने को मिलेगा और जो भी चीज़ आप सीखते हैं जीवन में कभी ना कभी आपके काम वो ज़रूर आती है, एक तरीके या दूसरे तरीके से। तो सिर्फ इसका मूल्यांकन पैसों में नहीं होना चाहिए, जो सर ने भी बात बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने रखी। इसके बाद सर आप आ जाते हैं, अब आपने एलएलबी कर लिया है, एलएलएम कर लिया, अब आपने प्रोफेशनल लाइफ की तरह आप बता रहे थे कि आपने के वेणुगोपाल साहब का चेंबर ज्वाइन किया, तो उस जर्नी पे आते हैं सर, और उसके बाद फिर कैसे ट्रांजिशन रहा आपका ईबीसी की तरफ, उस पे। तो हाँ, तो साल भर आई वाज इन हिज चेंबर एंड ही वाज सीनियर एडवोकेट एट दैट टाइम। तो जी। कई सॉर्ट ऑफ मैटर्स उनको मतलब ये एज अ सीनियर एडवोकेट आपको जो है वो एओआर आके ब्रीफ करते हैं, एंड नेक्स्ट डे मतलब शाम को कॉन्फ्रेंस होती है, अगले दिन फिर उसके बाद वो बहस के लिए मैटर आता है। तो एंड उनके चेंबर में उस समय शायद मेरे अलावा 3 या 4 और हम लोग जूनियर्स थे। तो जी। हमारा काम यही होता था कि जब एक बार ब्रीफिंग हो जाए तो उस पे जो है एक नोट बनाना या एक ब्रीफ बनाना और उसके ऊपर रिसर्च करना, केस लॉ करना। तो दैट वाज बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ अ जूनियर व्हेन दे आर इन द चेंबर ऑफ अ सीनियर एडवोकेट। जी। तो इसी हिसाब से होता था, और फिर अगले दिन कोर्ट जाके आप वेट करते थे कि अच्छा जिस मैटर में आप एसोसिएटेड हैं, क्योंकि एज अ सीनियर एडवोकेट उनके तो कई मैटर लगे होते थे फॉर थिंग। तो जैसे जैसे मैटर आता था जिसमें आपका एसोसिएशन होता था, तो आप यू वर रेडी वेटिंग कि ये मतलब दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैड मेड एंड ही वाज रेडी। तो इसी हिसाब से दैट वाज सॉर्ट ऑफ द बेसिक रोल जो आप लॉ से। लेकिन मैंने वेणुगोपाल साहब से सिर्फ लॉ के बारे में या रिसर्च के बारे में नहीं सीखा, जो वो 9-10 महीने में उनके साथ था।
उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे सीखने को मिली। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक वकील साहब थे हु पास्ड अवे, तो उन्होंने बोला कि आपको इनके घर पे कॉल करके मेरी तरफ से कंडोलेंसेस कन्वे करनी। तो मैं तो बिल्कुल स्तंभ रह गया। मेरे कभी आज तक ना मेरी उनसे जान पहचान, ना मेरी कुछ और, तो मैं कैसे मतलब करूं, बट जब उन्होंने कह दिया तो करना है। सो जस्ट दी थिंग टू कॉल अप समबडी और उनको ये कन्वे करना कि वेणुगोपाल साहब ये कह रहे हैं और उनकी तरफ से ये एक मतलब दिस इज दी कंडोलेंसेस, वो इतना जबरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस था। अच्छा, एक चीज और जो उनसे मैंने सीखी और ये मतलब मेरे साथ हमेशा रहती, उनको जिस दिन मैंने उनका चेंबर ज्वाइन किया, मुझे उनको ये पता था कि आई विल नॉट गोइंग टू स्टे। जी क्योंकि वो ऑब्वियसली हमारे एडिटोरियल बोर्ड में है, वो जानते थे कि किस बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ। लेकिन कभी ऐसा ये नहीं मौका उनसे छूटा कि उन्होंने मुझे कुछ सिखाने में कमी छोड़ी या उन्होंने इन्वॉल्वमेंट में कमी छोड़ी। तो ये जो है एक एक आई फील कि जो भी सीनियर एडवोकेट्स हैं या एडवोकेट्स हैं जो जूनियर्स उनके जाते हैं, उनको इस चीज़ का मतलब एक थोड़ा-सा ये करना चाहिए कि प्लीज़ जो आपके पास आ रहा है एक आइदर एज़ एन इंटर्न और एज़ समबडी हू इज़ जॉइनिंग योर चेंबर, उनको गाइड करने में कभी भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये मेरी एक उनसे बहुत सॉर्ट ऑफ लर्निंग थी। और वो उसी साल में ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूआई, व्हिच इज द यूनियन इंटरनेशनल एडवोकेट्स, व्हिच इज समथिंग लाइक द आईबीए, जी वन मोर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसका जो एनुअल इवेंट होता है साल का, वो इंडिया में था। तो ही बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इट, तो सारा कुछ जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे थी। और एज चेंबर जूनियर्स जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट थी, उसकी 4-5 दिन की मतलब कॉन्फ्रेंस थी, उसके डिनर्स थे, उसका बाकी सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में था। तो उसमें भी बहुत कुछ मौका मिला सीखने के लिए। तो एक तरफ ऑफ कोर्स कि सुप्रीम कोर्ट हमारा किस तरह से फंक्शन करता है, कैसे मैटर्स लगते हैं, कैसे जो है वो कौन सा कोर्ट बैठती है, आपका मैटर किस कोर्ट के उसमें लगेगा, तो वो तो मतलब था ही था। मतलब दैट वाज अ नेचुरल लर्निंग जो आगे बीइंग एन एडिटर ऑफ एससीसी मुझे काफी कुछ उसमें यूज में आया। मतलब दैट एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स टू अंडरस्टैंड हाउ द कोर्ट फंक्शन, बट और भी बहुत सारी चीजों में सीखने को मिला। एंड अगेन आपके जो लोग इसको देख रहे हैं कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट या कंपार्टलाइज मत करिए। जो जो जहाँ मौका मिलता है वहां से जरूर सीखिए। कब वो चीज आपको काम में आ जाएगी आपको उस समय नहीं पता, जी बट जब काम में आएगी तब आप कहेंगे अच्छा ये अच्छा हुआ कि मैं आई वाज इन्वॉल्वड इन दैट। तो मतलब कि एक होता है और कौन सी पहले पीते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो सीखने को मिली। तो दैट इज अ स्मॉल लिटिल एग्जांपल फ्रॉम हिज फ्रॉम दैट 1 ईयर। एंड फिर जी उसके बाद मैंने एलएलएम किया। उसके बस अराउंड दैट टाइम कुछ हमारे एससीसी का देयर वाज सम इन्फ्रिंजमेंट बाय अनदर कंपनी। तो हम लोग ने फिर उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट। तो वहीं से बस फिर मेरे फादर ने कहा कि हाँ इसमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो दैट इज़ हाउ आई सॉर्ट ऑफ गॉट इन्वॉल्व्ड। तो एक तरफ वो चल रहे थे एंड फिर डूइंग द एडिटोरियल वर्क। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम माय एलएलएम वाज टू गेट इन्वॉल्व्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ईयरली डाइजेस्ट। तो ये एक साल के एंड में यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि जनवरी तक मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ये किताब रिलीज हो जाए, जिसमें पूरे साल भर का जो सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ डिसाइडेड है उसके जो भी केस समरीज होती हैं वो दोज गो इन दैट डाइजेस्ट एंड दिस इज अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। तो ऑल द पॉइंट्स ऑफ लॉ आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। तो वहीं से जो है वो इज माय सॉर्ट ऑफ जर्नी स्टार्टेड इन दिस होल थिंग ऑफ एडिटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ जजमेंट्स। दैट इज जी जी मैं सर अभी आपसे एक दूसरा और करूंगा, लेकिन आपने इतनी बढ़िया बात बताई केकेवी सर के बारे में कि जो एक संवेदनशीलता होती है, इसको हम एम्पैथी भी कहते हैं, कितनी जरूरी है सिर्फ अपने में नहीं दूसरों में भी उसको इंटरनलाइज करवाना। कि देखिए जरूरी है कि आप दूसरे की पीड़ा को समझें,
है ना, क्योंकि जब तक आप पीड़ा नहीं बिल्कुल। समझेंगे ना तो अच्छे वकील बन पाएंगे ना अच्छा इंसान बन पाएंगे। तो ये आपने बहुत खूबसूरत बात रखी। और साथ ही आपने ये भी बताया कि कितना एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए एक वकील की, चाहे आप सिर्फ कोर्ट में जिरह ही नहीं कर रहे हो, आप किसी भी संस्था के साथ जुड़े हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, उस पे जाएं, चर्चा में करें, क्योंकि कोई भी चीज, जो आपने सही बात रखी कि जब आप सीखते हैं कहाँ काम आ जाए कुछ पता नहीं चलता वाकई। और ये ऐसा कई बार मैं भी महसूस करता हूँ, चाहे मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, चाहे मैं कोर्ट में अपनी जिरह कर रहा हूँ, तो कोई भी पॉइंट कभी भी उठ के आ सकता है। स्पेशली अगर हम आपकी एससीसी की बात करें, जैसे क्योंकि हम तो उसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो कई बार जब जजमेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो एवरी जजमेंट में नॉट बी व्हाट यू आर लुकिंग इनटू, पर जब आप पढ़ते हैं उसको तो वो चीज एकदम से आपको स्ट्राइक करती है। तो ये बहुत उसमें जी अच्छी बात रहती है। साथ ही में अब मैं आपकी यात्रा पे आऊंगा सर, अब एससीसी और ईबीसी की यात्रा पे, कि थोड़ा पब्लिशिंग वर्ल्ड के बारे में हमें जानकारी दें, हमारे दर्शकों को जानकारी दें, और खासकर एज अ यंग पर्सन व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर करियर एंड होल्डिंग द रेन्स ऑफ योर बिजनेस, इन 20 सालों में क्या क्या आपने तब्दीली पाई है पब्लिशिंग में? पहला तो मेरा सवाल ये है सर, थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को बेसिक जानकारी दें कि पब्लिशिंग में क्या क्या अम्ब्रेलाज या क्या क्या वर्टिकल्स आते हैं। और तीसरा, इन द एज ऑफ पैंडेमिक एंड इन द एज ऑफ डिजिटाइजेशन, how have you seen the transition from a physical book to a virtual book or a format? जी ओके ओके ओके। तो जस्ट टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, तो जब मैंने ज्वाइन किया एज अ थर्ड जनरेशन तो काफी कुछ जो नींव आप कहिए वो, और एक बेस, और उसके बाद मैं ये भी जरूर कहूँगा पहली दूसरी मंजिल तो ऑलरेडी बन चुकी थी। 1942 में ये ईस्टर्न बुक कंपनी जो है वो स्थापित हुआ था। मेरी दादा और उनके बड़े भाई इन्होंने इसको करा था, और 1947 में उन्होंने पहले अपनी पहली किताब छापी। शुरू में जो है एज बुक सेलर थे। 1947 में उन्होंने अपनी पहली किताब छापी विच वाज बेसिकली ऑन कंट्रोल ऑर्डर्स। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जितने भी हमारे यंग व्यूअर्स हैं उनको शायद नहीं क्लियर होगा कि जैसे ही हमको आज़ादी मिली तो अक्यूट शॉर्टेज थी कई चीज़ों की, तो गवर्नमेंट ने कई कंट्रोल ऑर्डर्स पास किए थे। जो है न्यूज़पेपर पे कंट्रोल था, कई और चीज़ें, आयन पे कंट्रोल था। तो एक ये कंट्रोल ऑर्डर्स थे कि ये कमोडिटीज जो असेंशियल हैं इनको किस हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट बुक पब्लिश्ड। उसके बाद 1950 में उन्होंने जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तो वीएन शुक्ला साहब जो उस समय प्रोफेसर थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उन्होंने जो है किताब लिखी जो वीएन शुक्ला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब आज 13-14 एडिशन में है, और प्रोफेसर एमपी सिंह साहब उसको जो है वो आगे लेके चल रहे हैं, हर मतलब उसका रिवीजन करते हैं। तो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द पब्लिशिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस। उसके बाद 1969 में माय फादर वेंट एंड डिड हिज एलएलएम। 1970 में वो वापस आए। तब तक एससीसी को जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था, एंड वो आए, फिर ही टुक ओवर द थिंग ऑफ एससीसी। एंड 1996 में हम लोग ने जो है वो आई वाज स्टिल एट लॉ स्कूल, इसको जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऑन सीडी रोम व्हिच वाज एससीसी ऑनलाइन ऑन सीडी रोम में लॉन्च हुआ, और 2010 में ये ऑनलाइन जो है वो लॉन्च हुआ। सो दैट वाज सॉर्ट ऑफ एंड जो है वो किताबें और ऑथर्स हमारे साथ जुड़े, तो कई सब्जेक्ट्स पे किताबें जो है वो पब्लिश की गई। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज की डेट में 200 नहीं तो कम से कम 250 ऐसे जो है वो ऑथर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड जो जिनकी किताबें जो है वो सॉर्ट ऑफ पब्लिश हम लोग कर चुके हैं। और एंड देन लास्ट सॉर्ट ऑफ 20 इयर्स में जो है इस पब्लिशिंग एक्टिविटी को हमने काफ़ी कुछ और बढ़ाया है इन टर्म्स ऑफ, एंड आपका ये सवाल था कि कौन कौन से वर्टिकल होते हैं। तो लॉ पब्लिशिंग में अगर इफ यू आर अ जनरलिस्ट पब्लिशर तो एक तो सिंपल सा पब्लिशिंग द स्टैट्यूट, व्हेन इट इज पब्लिश्ड एज अ बुक और आई थिंक इट इज कॉल्ड अ बेयर एक्ट। फिर उसके बाद उसका कंपाइलेशन जो एक साथ बन जाता है उसको मैनुअल बोलते हैं। फिर जो है होती हैं स्टूडेंट्स की किताबें। तो स्टूडेंट बुक्स होती हैं जो बेसिकली अभी जो एलएलबी एलएलएम वाले स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, और कुछ अलाइड सब्जेक्ट्स वाले भी इन लॉ बुक्स को पढ़ते हैं, बिकॉज लॉ इज अ सब्जेक्ट ऑल्सो इन आई थिंक सीए में भी कुछ उसमें यूज होता है, बीकॉम में भी एक दो जगह तो एक दो सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर कुछ ये किताबें, और अब शायद एमबीए में भी उन्होंने ऐड कर दिया।
The next category of books is those for lawyers. So these are lawyer commentaries. तो एक स्टूडेंट किताब को लिखना और एक लॉयर को के लिए किताब लिखना थोड़ा सा डिफरेंट होता है. पहले में जो है ऑथर का ये कोशिश होती है कि वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करे, जो है कि एक कॉन्सेप्ट होता क्या है इन दैट अंडर दैट सब्जेक्ट. एंड ए लॉयर्स कमेंट्री इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि उस लॉयर को अपने पॉइंट मतलब एक जो डिस्प्यूट या जो मुद्दा उसके सामने है उस पे एक्यूरेट रूलिंग मिलने के लिए. तो दोनों का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लिखने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है. फिर एक और वर्टिकल होता है लॉ रिपोर्ट्स. लोग उसको यूजुअली लॉ जर्नल्स कहते हैं, लेकिन एक लॉ रिपोर्ट वो होती है जिसमें जजमेंट्स ऑफ ए कोर्ट आर रिपोर्टेड. तो ये जो है वो या तो प्योरली ऑफ दैट कोर्ट हो सकती है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट केसेस है जिसमें जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट होती हैं. उसी हिसाब से कई हाई कोर्ट्स मतलब सारे हाई कोर्ट्स में हाई कोर्ट लॉ रिपोर्ट्स होती हैं जो फिर उस कोर्ट की रिपोर्टिंग करती हैं. जैसे एक महाराष्ट्र लॉ जर्नल हो गया या कैलकाटा हाई कोर्ट नोट्स हो गया. और फिर कुछ लॉ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो सब्जेक्ट वाइज होती हैं. तो जैसे एक्साइज लॉ टाइम्स है या इनकम टैक्स रिपोर्ट है, ये फिर उस सब्जेक्ट की इररिस्पेक्टिव ऑफ वो जजमेंट कहाँ किस कोर्ट से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है या हाई कोर्ट से आ रहा है, लेकिन अगर वो उस टॉपिक से रिलेटेड है. तो ईएलटी जो है वो एक्साइज लॉ टाइम्स था, तो जितने भी केसेस एक्साइज से रिलेटेड थे वो उसमें वो रिपोर्ट करते थे. या आईटीआर है तो वो जितने भी केसेस इनकम टैक्स से रिलेटेड है वो उसमें उसको रिपोर्ट करते हैं. फिर तो दीज वर सॉर्ट ऑफ द ट्रेडिशनल. फिर इसमें सॉर्ट ऑफ बढ़ के आगे जो है जो वर्टिकल्स बने, एक ऑनलाइन डेटाबेस जैसे अब एससीसी ऑनलाइन है, और फिर अब न्यूज़ रिपोर्टिंग भी काफ़ी कुछ जो है हो गई है. तो वी हैव अ ब्लॉग कॉल्ड द एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग, जिसमें हम जो भी करंट हो रहा है केसेस रिपोर्ट मतलब जो केसेस कोर्ट्स डिसाइड करते हैं उसके बारे में, या कोई नया लेजिस्लेशन आया इस हिसाब से उसको उसमें डालते हैं. एंड ऑफ कोर्स एक छोटा सा और सेगमेंट यू कैन से इज डिक्शनरीज और एनसाइक्लोपीडियाज, जो इस सॉर्ट ऑफ पूरे इन टर्म्स ऑफ द वर्टिकल्स. फिर आपका ये सवाल था कि पैंडेमिक को लेकर या व्हाट वर द न्यू थिंग्स दैट सॉर्ट ऑफ हैव बीन डन. हाँ, वी एज अ कंपनी और वी एज अ पब्लिशिंग कंपनी हैड ऑलरेडी फ्रॉम 1996 थॉट कि बहुत ज़रूरी है कि हम जो जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसके हिसाब से चलते रहे. तो वी हैड स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स दैट फ्रॉम दैट वेरी टाइम. ये ज़रूरी है, ये ज़रूर है कि हाँ, पैंडेमिक से एकदम से रेट ऑफ चेंज बहुत चेंज हो गया, लेकिन जो उसका मतलब उसको करना था और जो प्लानिंग थी वो साथ साथ ही चल रही. तो 96 में सीडी रोम पर हम जो है वो डेटाबेस लेकर आए. इट स्टार्टेड ओनली विद द डाइजेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. फिर उसमें हमने फुल टेक्स्ट डाला ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर स्टैट्यूट डाले, और फिर एक सॉर्ट ऑफ पॉइंट आ गया कि जहाँ पर एक सीडी रोम की कॉस्ट लिमिट थी, फिर वो डीवीडी बन गया कि आप कितने उसमें डेटा डाल सकते हो. तो 2010 में तक ये सोचा गया कि इसको अब जो ऑनलाइन कर दिया जाए, एंड जितना डेटा सीडी में था वो सारा कुछ जो है ऑनलाइन में कर दिया गया. आज की डेट में वी हैव अबाउट 4 मिलियन डॉक्यूमेंट्स, करीब 220 डिफरेंट जुरिसडिक्शंस और डेटाबेसेस हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ से वो डेटा आता है उसको प्रोसेस किया जाता है. वी ट्राई एंड चेक फॉर दी इट इज़ ऑथेंटिक, उसमें कोई गलती ना चली जाए, और ये सारा कुछ करके और फिर उसका एक लेवल ऑफ और एनहांसमेंट होता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर सिंगल केस में हम कर सकें. सुप्रीम कोर्ट में तो हम क्लोज टू 99% करते हैं कि एक उसकी केस समरी, जिसको मतलब सिंपल वर्ड्स में केस समरी कहते हैं, टेक्निकल वर्ड्स में हेड नोट कहते हैं, जिससे कि अगर वो केस किसी को फिर ढूंढना हो और एक समझना हो कि वो केस के में क्या क्या पॉइंट्स ऑफ लॉ डिसाइडेड है, तो क्योंकि एक लॉयर बहुत ही बिजी होता है, तो एक उसको एक पहले जल्दी से एक आइडिया मिल जाता है कि क्या ये केस मेरे उसके लिए यूजफुल है कि. एंड ऑफ कोर्स वंस दैट सिलेक्शन हैज बीन मेड, the lawyer can then and should read the full text of the judgment to make sure that that is applicable to their case that they are going to be arguing.
सो उसके बाद फिर एक ये भी नीड हुई कि हमें अपनी किताबों को भी जो है वो ई बुक में कन्वर्ट करना चाहिए। तो जी जितनी भी ईबीसी की पब्लिश्ड बुक्स हैं उनको हमने ई बुक्स बनाया, एक ई बुक रीडर बनाया, नाउ कॉल्ड ईबीसी रीडर, जी जिसमें ये सारी की सारी किताबें डाली। फिर एक और एरिया जो हम एक पीछे शुरू में बात कर रहे थे अबाउट लीगल एजुकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ टीचर, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस है कि जितना भी कोशिश कर लें, अ, अगर हमारे पास इतने सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, विल एवरी वन ऑफ देम गेट एक्सेस टू द बेस्ट टीचर्स? एंड एक रियलिटी ये है कि हाँ, ये पॉसिबल है कि उनको जो है ये चीज ना मिले। जी So the whole idea, therefore, of creating what is called EBC learning today is to have e-learning courses from the best in the field, and then the ability कि कोई ऐसा लॉ स्टूडेंट हो, कोई ऐसा पर्सन हो जिसको सीखने की चाहत हो, लेकिन उसको ये एबिलिटी नहीं है उसके लॉ स्कूल में टू गेट दैट एक्सेस, तो वो ये कोर्स करके जो है दे शुड बी एबल टू एटलीस्ट गेट दैट नॉलेज, दैट स्किल. So that is what we have done sort of in terms of technology, in terms of use of technology, and to use the, I mean, to basically sort of the content जो हमारे पास already था कि उसको हम कैसे जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, फैक्ट आई मीन टीचर्स तक पहुंचाएं, ऑफ कोर्स लॉयर्स प्रोफेशनल्स तक पहुंचाएं. सर, आपने इतनी बढ़िया बातें रखी, इतने सारे वर्टिकल्स हैं और मैं समझता हूँ सभी दर्शकों के लिए और खासकर मेरे लिए भी आज बहुत कुछ हमें इसको सीखने को मिला। लेकिन मेरे भी दो तीन सवाल थोड़े और निकल के आ रहे हैं इससे। पहला तो ये, क्योंकि एससीसी जो अपने आप में इतनी प्रतिष्ठित और इतनी स्टैब्लिश एक लीगल जर्नल हमारे देश का, लीगल रिपोर्टर है, तो कितना आसान या कितना कठिन रहता है आपके लिए टू एंश्योर, क्योंकि एससीसी ऑनलाइन भी है, एससीसी हार्ड कॉपीज भी आती हैं, और सुप्रीम कोर्ट तो इतना बिजी चल रहा है पिछले कुछ सालों से कि ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस जजमेंट्स चर्न आउट हो रहे हैं, और कई बार वॉल्यूमिनस जजमेंट्स होते हैं, कई बार छोटे जजमेंट्स होते हैं। तो हाउ डू यू कीप टैब वन ऑफ ऑल दीज थिंग्स? अब मेरे को हो सकता है कहने में आसान लग रहा हो, और हो सकता है कि ग्राउंड रियलिटी एकदम फर्क हो, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं दैट हाउ क्विकली आर यू एबल टू रिपोर्ट दीज जजमेंट्स, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एससीसी ही को माना जाता है, और किसी और वो मतलब आप किसी और राइट, पब्लिकेशन को राइट. नहीं वहां पे साइट कर सकते हैं एज अ लॉयर प्रैक्टिसिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट। पहला मेरा सवाल सर ये आपसे, और दूसरा ये है कि इन टर्म्स ऑफ एआई की ओके. जो आजकल बात हो रही है, मशीन लर्निंग, डिजिटाइजेशन, तो क्या हाँ, वकीलों हाँ, को या किसी और को, एक हाँ, हाँ. लॉ स्टूडेंट को खौफ खाने की जरूरत है कि भाई सारी पब्लिकेशन कंपनी अब हम वकीलों की जगह ले लेंगी और हम लोग बहस नहीं कर पाएंगे, या इज द फेयर एक्चुअल और इज द फेयर ओनली वर्चुअल? ओके. अच्छा, आई विल ट्राई एंड आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट. तो जी कई कई लोगों को ये लगता है कि इतने मतलब अब 2020 में 20 वॉल्यूम एससीसी के छपे, तो सबको एक ये लगता है कि 20 वॉल्यूम आप कितने पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन जो उसके पीछे जो मेहनत जाती है, जी इसमें आई एम नॉट ऑब्वियसली नॉट अलोन. The bulk of the work is done by Shri Suren Malik and Sudeep, who is my younger brother. He did his law from Cambridge, and he's sort of, तो ये लोग इसका सारा मतलब देखते हैं, और हर जजमेंट को, मतलब ये एक क्रेडिटी से कह सकता हूँ कि my father probably has read every single judgment that the Supreme Court has passed, and not just cursorily read. That जी is means that every single word letter has to be read. अगर ये इस हिसाब से मेहनत ना की जाती तो आज, और सिर्फ एक यही रीजन है कि, एंड उनका ये कहना है कि एक लॉ रिपोर्ट का सेकंड एडिशन नहीं होता, एक बार आपने जो है वो एक लॉ रिपोर्ट का इशू पार्ट चला गया, दैट इज जी व्हाट इट इज. तो हर चीज का बहुत ही मतलब ध्यान से, एहतियात से करके उसका जो है वो रिपोर्टिंग होती है, और क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा रिलायंस है, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है. So therefore, the effort required to be able to produce this is huge. मतलब कोई it's not it's not a joke. Every judgment is read at least 3 times. उसके बाद फिर उसका जो है हेड नोट बनता है. कई बार हम लोग और जब जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट हो, कई बार हमको 3 लोगों को बैठ के उसमें डिस्कस करना पड़ता है कि क्या ये इस हिसाब से जो पॉइंट्स हैं, क्या ये ठीक से नोटेड हैं या नहीं है, कि ये जो है प्रॉपरली हम उसको कर रहे हैं. तो इट इज़ अ ह्यूज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन अस कि कोर्ट इतना ज़्यादा उस पर
रिलाई करता है तो और कई बार ये जो है वो ये होते हैं, क्रिटिसिज्म मिलता है कि आपकी रिपोर्टिंग स्लो होती है, आप वो नहीं करते, बट हम उसमें कुछ कर नहीं सकते जब तक वो प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं होगा। उस जी तब तक हम उसको जो है वो नहीं छाप, मतलब उसको प्रॉपरली प्रोसेस नहीं होगा तब तक हम उसको नहीं छाप सकते, बिकॉज एक बार वो छप गया, दैट इज द रिकॉर्ड ऑफ द कोड। आज की मतलब, और जो एस्टेब्लिश कंट्रीज हैं, अगर यूके में यू यू स्टडीड एंड यू आर फुल्ली अवेयर, और कई बार कहते हैं कि 1200 मतलब 12th सेंचुरी 13th सेंचुरीज के ऐसे केसेस हैं जो यूके कोर्ट्स में अभी भी साइट होते हैं। तो जी एक, हम लोग तो सिर्फ 70 साल पुरानी हैं, तो अगर हम मतलब आई डोंट सी एनीथिंग, आज से 200 साल 150 साल अगर ये हमारा सिस्टम बना रहा ऑफ दिस थिंग, तो ये जो आज की डेट में जो रिपोर्टिंग हो रही है वो विल स्टिल स्टैंड इन गुड स्टेड इवन देन। तो हमें जी आज या अगले 2 साल या 5 साल का नहीं सोचना। अगर हम इतना लंबा सोच कर करें तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस, एंड दैट इज हाउ वी गो अबाउट रिपोर्टिंग जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाई जी कोर्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का थैंकफुली एक उनकी रजिस्ट्री का सिस्टम है कि जो दो वो होती हैं रिपोर्टेबल जजमेंट्स, फिर होती हैं नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट्स, फिर होती हैं शॉर्ट ऑर्डर्स। तो जी शॉर्ट ऑर्डर्स में तो कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल में एक नंबरिंग सिस्टम होता है। तो अगर साल में 150 रिपोर्टेबल जजमेंट्स होंगी तो हर एक में नंबर होता है 1 2 3 इस हिसाब से, नॉन रिपोर्टेबल भी इसी हिसाब से होता है। तो इट इज़ वेरी इजी टू कीप ट्रैक की अगर कोई आपकी जजमेंट मिस हो गई तो आप रजिस्ट्री से कह सकते हैं कि मुझे जजमेंट नंबर सो एंड सो दे दीजिए। हाई कोर्ट्स में अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। देयर जी इज नो मेथडोलॉजी इन इन दिस थिंग ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ जजमेंट्स। और जो मेरी कुछ इनफॉर्मली जजेस से भी बात हुई है कि जो हाई कोर्ट अगर मान लीजिए 100 जजमेंट डिलीवर करता है तो उसमें से कम 20 से 25% ऐसी हैं जो अभी भी उनके हाई उसमें अपलोड ही नहीं हुई है ऑन देयर जी वेबसाइट। वेबसाइट्स जी तो to be able to be very sure that you have 100% reporting of the high courts is very very difficult because there is no tracking system. तो जी कई बार जो है हमको एडवोकेट्स लिखते हैं कि ये वाली जजमेंट आपने आपकी रिपोर्टेड नहीं है, तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमको एक कॉपी दे दीजिए या दिलवा दीजिए, तो हम उसको इमीडिएटली डेटाबेस में डाल देंगे। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ हाउ द टू सिस्टम्स वर्क। एससीसी का अपना सिस्टम है जहां पर हम एंड एज रिपोर्टर्स हमको जो है कोर्ट की तरफ से कॉपी भी मिल जाती है, and but on the online database system, we have to sort of make sure that we get the copies either from the court website or we request their sort of system, but एक full proof system नहीं है। जरूर कभी कभी कुछ जजमेंट्स मिस हो जाती, फिर आर वेल विशर्स जो एडवोकेट्स हैं वो हमको बता देते हैं कि ये जजमेंट आपकी उसमें रिपोर्टेड नहीं है, कॉपी भी भेज देते हैं, देन वी आर एबल टू सॉर्ट ऑफ प्रोसेस इट एंड अपलोड इट। जी एंड फिर आपका जो एक ये सवाल आय का है, हम लोग, मुझे अभी थोड़ा सा आय समझ में नहीं आता, एटलीस्ट टुवर्ड्स द लीगल प्रोफेशन, द लीगल रिपोर्टिंग। इसमें कई चीज़ें आई भी हैं, ट्राई भी किया है, एक करके था, फिर उसके बाद हिंदुस्तान में भी कई चीज़ें हुई, बट that is also technology. What will it sort of ultimately be? Will it be able to, and there is a lot of development in that. पहले वो एक जो है वो गेम खेल सकता था, फिर उसके बाद जो है वो गेम को खुद डेवलप कर सकता था, फिर so there is a lot of technological development happening on that side also. But the question really is, if you ask me from the point of a lawyer or what जी that is able to do, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि एआई जो है वो रिप्लेस कर पाएगा, बट नेवर से नेवर किस हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसी ह्यूमन ट्रेड्स हैं, कुछ ऐसे ह्यूमन चीजें हैं जो लॉ में जाती हैं, विच इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर फील्ड्स। जी ये चीज मैं कई बार आई सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट दिस कि अगर कोई साइंटिस्ट है या कोई मेडिसिन में है तो वहां पर चीजें थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, बट
अगर मैं साइंस की तरफ से देखूं तो और फ्रॉम मेडिसिन, तो मेरी जो बॉडी में जो बोन्स हैं, my femur will remain my femur, and for every human on this planet, that femur is the same bone on all of them. But that is not sort of true in law. Law में जो है चीजें constant नहीं है. There are lot of influences in law which change law. अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो लॉ चेंज हो जाता है, कोई नया लेजिस्लेशन आता है तो लॉ चेंज हो जाता है. तो उसको अंडरस्टैंड करना और उसको अप्लाई करना इज अ लिटिल डिफरेंट. और जैसे हम लोग ने अभी इतनी देर में बात करी कि हमारे बाकी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आल्सो इन्फ्लुएंस अस व्हेन वी आर एडवोकेट्स एंड व्हेन वी आर जजेस. तो एज अ इंटेलिजेंट सिस्टम और एज अ कंप्यूटर सिस्टम, क्या वो ये सारे एक्सपीरियंसेस अगर हम सिंपली इफ आई कैन टॉक अबाउट सेक्शन 377, तो 377 का जो पहला चैलेंज था बिफोर अ बेंच ऑफ 2 जजेस, वहां पर उन्होंने उस मतलब जो ब्रिटिश पेटिशनर थे उनसे अग्री नहीं किया. They did not agree with the judgment of the High Court, and they reversed what the High Court held. But it did not stay constant till there. वहां पर वो बात जाकर रुक नहीं गई, even though it was the highest court of the land, even though it was the final sort of the word. फिर और जो है एक और कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ जो फिर कोर्ट में पहुंचा. और ये जो 3 जजेस थे, इनका व्यू पॉइंट और इनका वर्ल्ड व्यू और इनकी अंडरस्टैंडिंग उन जजेस से डिफरेंट थी. तो उन्होंने जो है कंप्लीटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिया. तो जब सेकेंड टाइम डिसाइड हुआ तो इसका रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट था. तो इसलिए एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि हम एज लॉयर्स और पीपल हु हैव स्टडीड लॉ who are on this, our experiences are so wide and varied, and that is what sort of goes towards the creation of the law, if I may use that word, because obviously lawyers are as much part of the law making process as the judges. आपके पास good lawyers हैं जो सही चीज कोर्ट को ब्रीफ कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको वो सपोर्ट में ला के दे रहे हैं, तभी तो जजेस जो है वो कोई भी चीज उस हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं. हाँ, उनके अपने क्लर्क्स हैं, दे आर आल्सो डूइंग द रिसर्च, बट इफ दिस सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द लॉयर्स, दैट इज व्हाट इज शेपिंग द लॉ एज वी गो अलोंग. तो क्या ये एक and this is sort of, I'm talking purely in the sense of litigation of the court system, but it's also similar in terms of whether it is it's a sort of a business deal which is happening. Our business deal is or sort of a transaction that is happening. It's not pure sort of law. If it is a merger and acquisition, then there are 2 parties on both sides, right? And if the people who are negotiating are able to understand, and let's look at it from an international point of view, it could be one Japanese person on one side and an American person on the other side, or a European, and for each one of them, their value system or their sort of cultural system is completely different. And I'm sure people would have interacted. A person from, say, very different, or let us. Am I still there? Yes, I can see you. Right. Okay. So I'm just saying. So all these things come into when you are negotiating or doing a deal with somebody from different cultures, etc. So for an an intelligent system or an artificial intelligence to be able to replace that, to my mind, at least, I don't see it coming very soon. But I don't know what the future holds for us. There could be such rapid development, and then we see all those movies where the droids take over. जी, apocalypse हो रहा है, दुनिया खत्म हो रही है, ये सारी बातें. And suddenly the machines have taken over the world. So yeah, that I mean, who knows? But let's hope so that doesn't happen, at least in our lifetime, that एकदम से ही वो आक्रमण हो जाए. पर आपकी 2 जो आपने बातें रखी मेरे सामने और बढ़िया आपने रखी कि एक जो लोग समझते हैं कि बड़ा आसान है SCC जैसी
डाइजेस्ट को रन करना है या एबीसी कंपनी को रन करना है, वो तो एकदम नहीं है। सबने इतनी बात साझा कर दी है कि बहुत मेहनत चाहिए। आपके फादर साहब बता रहे हैं कि जब से कंपनी शुरू हुई है एक एक उसके अल्फाज पढ़ते हैं, एक एक अक्षर उसका पढ़ा जाता है ताकि कोई चीज मिस ना हो। तो इतनी नफासत, इतनी बारीकी चाहिए होती है अगर आपको एक कायदे की पब्लिकेशन, जो एक जिम्मेदारी का, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है वो। और दूसरा जो आपने एक एआई की बात की, नेवर से नेवर, आई जस्ट होप नेवर से नेवर एटलीस्ट इन आवर लाइफ टाइम, ताकि हम लोग जो अपना मंथन करते हैं, जो चिंतन करते हैं कोर्ट के सामने, वो हमारा चलता रहे और हम किताबें पढ़ के सीखते रहे। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज जो है ह्यूमन लाइफ की, ह्यूमन सिविलाइजेशन की, ह्यूमन थॉट प्रोसेस की, वो बहुत सारी हैं। हो सकता है आने वाले समय में चीजें बदल जाए, लेकिन आज की तारीख में मैं समझता हूँ जो हमारे दर्शक हैं वो ये कह सकते हैं कि जब तक एटलीस्ट फॉर आवर लाइफ टाइम यू आर इन सेफ हार्बर। आप जाके कोशिश करें। एक से मेरे छोटे सवाल और हैं जो आपने इतनी बढ़िया बात रखी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जब हम एससीसी को देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बीइंग द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, उसके जजमेंट पूरे देश पे लागू होते हैं। और दूसरी बात आपने जो रखी वो हाई कोर्ट्स की है, और हाई कोर्ट के साथ मैं यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स को भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वहां पे कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है आपने बताया जजमेंट देने का। तो होता क्या है, जो आपने एक बात सही भी रखी कि कई जजमेंट रिपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं या उसकी कोई एक प्रॉपर प्रक्रिया नहीं है, जैसे कि एससीसी की हम देखते हैं कि एससीसी में सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हमें दिखते हैं। विच मीन्स टुडे अगर मैं एक वकील हूं और मैं अपने किसी क्लाइंट के बारे में केस के बारे में रिसर्च कर रहा हूं या कोई बात रखना चाहता हूं, तो मुझे एससीसी में तो अवेलेबल मिलेगी, पर हाईकोर्ट पोर्टल्स में उसकी कहीं ना कहीं कमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम डिसर्विस कर रहे हैं देश के साथ, चाहे वो हाई कोर्ट का मैं नाम लेके करूं, चाहे वो मैं ट्राइब्यूनल का नाम लेके करूं, या मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम लेके करूं। तो क्या वो सॉल्यूशंस हैं या क्या हम सॉल्यूशंस को सोच सकते हैं कि एक जो वो जजमेंट्स नहीं ट्रैक हो पा रहे उनको हम ट्रैक कर सकें, ताकि पॉसिबल और लिटिगेंट इन द फ्यूचर और इवन इन द प्रेजेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम द प्रोसेस। ये बहुत जरूरी है। और and how because everybody is a stakeholder, and second because you are such a big publication company, तो आप हर जगह ट्राइब्यूनल्स के भी आप ट्रेस कर रहे हैं जजमेंट्स, आप हाई कोर्ट्स के भी देख रहे हैं। तो जो ये जो ट्राइब्यूनलाइजेशन हमारे देश में हुई है, जो और हाई कोर्ट्स की भी अब जो अलग अलग बेंचेस बन गई है, हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इज इट टू कोऑर्डिनेट एंड ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट तो एक है लेकिन इतने सारे हाई कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स हैं। हाउ डू वी हैंडल दिस प्रॉब्लम? नहीं, बिल्कुल आपकी बात इसमें बिल्कुल सही है कि इसको सॉर्ट ऑफ कैसे किया जाए। और व्हाट आई सॉर्ट ऑफ फाइंड सरप्राइजिंग इज कि एक पहले तो एक एनआईसी था जो हाई कोर्ट्स के लिए उनके वेबसाइट्स रन करता था। उसके बाद फिर हर हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, वी आर गोइंग टू टेक इट ओवर, हम हमारी अपनी सॉर्ट ऑफ वेबसाइट होगी, हम उसको ट्रैक करेंगे। तो उन्होंने एक कोई देयर इज अ कंप्लीट लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। There is no standardization within a court, and there is, of course, हमारे आज 26 हाई कोर्ट हैं कि उसमें भी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो इसका जो है एक करना बहुत जरूरी है कि कोई एक मेथड हो स्टैंडर्डाइजेशन, जिससे कि अगर आप कोई भी तरीके से कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, फॉरगेट आप इसको किसी प्राइवेट वेबसाइट पे या डेटाबेस में ढूंढना चाह रहे हैं, अगर आप कोर्ट की भी वेबसाइट पे ढूंढना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट कोई तो सिस्टम इनको इजाद करना चाहिए जिससे कि ये जो है वो ढूंढा जा सके और उसको ट्रैक किया जा सके। हम अपनी तरफ से एज ए पब्लिशर जो हम उसमें कर सकते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं, उसमें तो पूरा का पूरा वी आर सॉर्ट ऑफ डूइंग दिस वर्क। I mean, there's also a massive work that is required is to see that all those high court judgments that have been either reversed or overruled by the Supreme Court, उसकी मार्किंग होना बहुत जरूरी है, जिससे कि अगर वो लॉ नहीं है तो कम से कम लॉयर्स और लिटिगेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ये एप्लीकेबल नहीं। कई बार इस इंफॉर्मेशन की मिसिंग होने की वजह से वो फिर से अप्लाई हो जाता है। तो दो पार्ट, एक जहां सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है वो ओवररूल या रिवर्स कर दिया, या इंटर कोर्ट में इंटर से जो है हाई कोर्ट में, सो दैट इज वेयर इट इज गोइंग फ्रॉम ए सिंगल बेंच टू अ डिवीजन बेंच, एंड डिवीजन बेंच हैज टेकन अ कॉन्ट्ररी व्यू, तो वो उसको रिफ्लेक्ट करना, बट उसका कोई there is no sort of system from on part of the high court or etc. So as a publisher we have to read those things and editorially mark it कि अब ये जो है this has been reversed, overruled or sort of is no longer good law or been held per incuriam, और उसके भी जो है कई sort of variations है। As a practicing lawyer you are sort of aware of this कि एक there is never a 100% overruling of a judgment। कई बार ऐसा होता है। एक सिंपल एग्जांपल है, अगर हम सबसे दो बड़े जजमेंट ले लें, केशवानंद भारती एंड गोलकनाथ, तो गोलकनाथ का हर पॉइंट तो नहीं sort of overrule किया केशवानंदा ने, there are only certain points that have been overruled।
या अगर अभी हम पुट्टस्वामी से देख लें उसका इफेक्ट ऑन द टू अर्लियर जजमेंट्स उन्होंने, दैट इज एमपी, सॉरी, जो जो शुरू के 50s से 60s के, तो उन्होंने सिर्फ उनको उस पॉइंट पे ओवरऑल किया वेयर दे हेल्ड दैट प्रिवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट जी बाकी सब जो है उस जजमेंट का स्टिल रिमेन्स गुड लॉ. तो दीज आर सॉर्ट ऑफ द nuances that have to be done, and it can only be done editorially. बट कोई एक सिस्टम एटलीस्ट, वेदर द हाई कोर्ट्स कैन डू अ सिंपल नंबरिंग सिस्टम, अगर वही कर दें कि वो जो है दीज आर, वहां पर भी एक होता है AFR विच इज बेसिकली अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग, कि आपका जो AFR वाली जजमेंट है उसी का नंबरिंग सिस्टम कर दीजिए कि दिस जी इज AFR 1, AFR 2, AFR 3. तो कम से कम जो उस कोर्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स है, कम से कम वो तो क्लियर हो जाएंगी कि जी ये हैं, और अगर ऐसे कोई नंबरिंग मिसिंग है तो करने के लिए तो बहुत सारा कुछ है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जस्ट having a uniform reporting system of judgments. And I mean, we have sort of already done about an hour. It's maybe not the right forum, but एक over uh, what should I say, information deluge in the sense of, क्योंकि हर चीज आई मीन, और लेट अस से इतना ज्यादा भी केस लॉ रिपोर्ट हो रहा है कि दैट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ कॉजिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, जी कि किस वाले को फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं फॉलो करना चाहिए. अगर वो सिर्फ एक डिस्पोजल है ऑफ अ डिस्प्यूट, मेयरली अगर वो बेल एप्लीकेशन अलाउ या डिसअलाउ हो रही है, तो क्या इज दैट नाउ अ प्रेसिडेंट फॉर ए सब्सिक्वेंट बेल एप्लीकेशन? मैं, आई एम सॉर्ट ऑफ जस्ट गोइंग टू लीव इट एट दैट. Maybe जी it will be something that can be discussed at another time. जी जी नहीं सर, इट्स अ गुड फूड फॉर थॉट एंड आई कीप दिस इन माइंड बिकॉज अभी जो शुरुआत हमने की है, मैं कोशिश यही करूंगा कि जितने मेहमानों से अभी हम अवगत करा रहे हैं इसको हम बाद में भी लेके चलें और चर्चा करें, क्योंकि जो हमारा Sure. जो जो इंडस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है इस देश के लिए और दुनिया के लिए भी, क्योंकि अगर कानून की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी जो हमें चाहिए वो नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ सिर्फ देश नहीं समाज भी इससे बहुत अहित होता है. और आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें रखी. एक मेरा सब पेनल्टीमेट सवाल है बिफोर वी क्लोज दिस सेशन, कि जो यंग बच्चे, जो यंग Sure. वकील हैं जो हमसे जुड़े रहते हैं और जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, आजकल लॉ स्कूल में पब्लिकेशन पे बहुत जोर रहता है, आर्टिकल राइटिंग पे बहुत जोर रहता है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप उनको बताएं. और आई विल आल्सो नाउ क्लब दिस एज योर क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि जब मैं क्लोजिंग कमेंट मांगता हूँ अपने मेहमानों से, तो मैं कहता हूँ नॉट जस्ट फॉर द यूथ हु आर यंग बट ऑल्सो पीपल हु आर यंग इन माइंड एंड यंग एट हार्ट. तो उनके लिए जरा Sure. सा बातें साझा करें और अपने क्लोजिंग कमेंट्स. Okay. तो इसमें अगेन जयंत, आई गेट अबाउट बिटवीन 15 से 20 आर्टिकल रोज आते हैं जो मुझे देखने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ दोज पीपल हु सेंट फॉर पब्लिकेशन. तो कई तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ अपना प्रोजेक्ट भेज देते हैं, तो वो देखते ही समझ में आ जाता है कि आपका ये प्रोजेक्ट है, ऐसा जी प्लीज मत जी करें. और आई एम जस्ट सेइंग इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल पॉइंट्स. सेकेंडली, मेक श्योर दैट योर आर्टिकल इज प्रॉपरली फुट नोटेड. यू एंड गुड दैट यू गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी. आप किसी भी ब्लॉग आर्टिकल को साइट नहीं कर सकते एज ए रेफरेंस फॉर अ जजमेंट दैट यू आर डिस्कसिंग इन योर आर्टिकल. जी यू हैव टू, विच मीन्स कि आपने जजमेंट ना देखा ना पढ़ा, आपने तो उसके बारे में कोई और उसके बारे में किसी ब्लॉग पे उस बात करा, आपने वहां से उसको उठा लिया और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सोच लिया कि ये जो है इस जजमेंट में हेल्ड है, तो आपने तो जजमेंट पढ़ा ही नहीं. उसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, ओल्गा टेलेस केस, आप भी उसमें फेमिलियर होंगे. उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं अबाउट राइट टू लाइफ एटसेट्रा, लेकिन क्या वो जो लोग थे उनको रिलीफ मिला कि नहीं मिला? एट द एंड अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो उनको रिलीफ ही नहीं मिला. जी तो क्या वो जजमेंट आपके सिचुएशन में एप्लीकेबल है कि नहीं? तो अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं और उसके सिर्फ किसी और की कमेंट्री से उसमें उसको कर लेंगे, तो इट विल बी अ कंप्लीट वेस्ट. आप एक अपने आप को एक डिसर्विस कर रहे हैं, बिकॉज जिसको इस बारे में पता है, एंड मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, बट हाँ एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो मैं एक आर्टिकल पढ़ के समझ सकता हूँ कि आपने वो काम किया है कि नहीं किया. जी अच्छा, फिर और एक आर्टिकल में एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तो देन व्हाट यू हैव टू, यू कांट सॉर्ट ऑफ जस्ट से पॉइंट, आई मीन कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने वो कहा और आपने आर्टिकल उसको खत्म कर दिया. आप क्या कहना चाह रहे हैं? व्हाट इज इट दैट यू आर, इफ यू आर राइटिंग एन आर्टिकल,
that means that you're trying to, there can be three sort of ways. You are trying to expand whatever is the legal understanding or the legal literature on that particular thing. You are trying to sort of contradict. आप ये जरूर ये कह सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि अभी तक जो डिसाइड हुआ है या जो वो डिसाइड हुआ है ये गलत है या नहीं सही है because of these particular reasons. So either you are expanding it by saying it कि it is correct, this is how it should be, and this is what I think about it, and which is again also in terms of contrary, where you are saying कि नहीं ये जो है वो गलत या गलत है and it is गलत for these reasons. एक और मैंने टेंडेंसी सॉर्ट ऑफ देखी है जहां पर, and I'll just use the exact example, 3-4 स्टेट्स ने अभी ऑर्डिनेंसेस, पहले उन्होंने कुछ ऑर्डिनेंसेस करे लेबर लॉ से रिलेटेड और फिर कुछ करे कन्वर्जन रिलीजियस कन्वर्जन से लेकर, राइट? और जितने भी आर्टिकल्स हैं वो एक स्पीड से, मतलब वो न्यूज़पेपर में आया नहीं कि आर्टिकल्स शाम तक मेरे पास आ गए. तो मेरा सिंपल सा ये क्वेश्चन था कि अभी तक ये एक कैबिनेट डिसीजन था, गवर्नमेंट प्रपोजेस, राइट? और आपने जो उसकी टिप्पणी भी कर दी और आपने ये बता भी दिया कि वो गलत है. पहला सवाल इसमें कि हैव यू रेड द ऑर्डिनेंस, हैज इट बीन प्रोमलगेटेड? सेकेंडली, व्हेन यू स्टार्ट सेइंग दैट इट इज इनकरेक्ट फॉर द गवर्नमेंट, have you asked this very simple, have you gone through this very simple question, and are you aware that any government or legislature by its inherent thing has the right to make law? So if you are going to be questioning this thing, you cannot question the intention of the legislature. What you have to do is test any kind of legislation against the constitution or a statute, depending on what is being, if it's a rule or a regulation, then it has to conform to the statute. If it is a statutory instrument, then it has to conform to the constitution. But if you start with the presumption that the legislature had no right to make such a law, then you are starting on the wrong foot, right? तो ये sort of है कि आप अपना point of view देना चाहते हैं, whether you are supporting it, whether you are against it, whether it is from a sort of whatever point of view, don't go by the worldview that you have read in the newspaper. As a law student, your first sort of responsibility is to read what the law says, and if you want to if you disagree with it, then you have to go by the understanding of how law is made and what is it that you're sort of criticizing. Are you criticizing the lawmaking power of that legislation? Are you criticizing the effect that it is going to have? And then it has to be sort of done in that particular way. Just because you have one particular point of view and the law that is being created is not in conformity of that, you can't sort of club the two and come out with an article and say, this is sort of my point of view. You have to, as a lawyer, you're not writing an article for a newspaper. At least that these are all sort of my thoughts. If you're writing a proper legal article, then your legal reasoning has to be correct. You can't put your opinion against the process of the law being created. So these are sort of my thoughts when it comes to legal writing. And if you want me to make a few concluding remarks, I just sort of wish all the people who are seeing this all the very best. And I think law is a very, very fascinating sort of field. And I sort of say this also to some of the students who I take my first year class with, that as a person involved in law, you can be an agent of change. It is us who are in the profession who have been agents of change, how this change has come about, whether we look at section 377, whether we look at adultery, whether we look at bigamy, whether we look at other changes. These are the changes when there is a dissonance between social values and mores and what the law is. That is where lawyers or law students come in and can be the agents of change to be able to bring them back into conformity, and sort of that is sort of the way forward. That what I think. थैंक यू सो मच सर. आपने इतनी बढ़िया बातें की और जो आपने एजेंट ऑफ चेंज की बात की उस पे लेट मी आल्सो कंक्लूड द सेशन फ्रॉम महात्मा गांधी's quote,
फादर ऑफ द नेशन एंड ऑल्सो एन एमिनेंट लॉयर, क्योंकि देश को बनाने में कहीं ना कहीं वकीलों का हाथ जरूर रहता है। उन्होंने वही कहा कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो वही बात है कि वकीलों का हमेशा बहुत एक अहम रोल रहा है। और आपने आज इतनी बढ़िया बढ़िया बातें की, इतनी परत थी उन चीज़ों में, इतनी लेयर थी कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें कितनी तरह की चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, समझनी है। अगर आप एक युवा वकील हैं या आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, आप कोई भी अगर व्यक्ति, अगर आप लीगल आर्टिकल लिखना चाहते हैं, उसके नुआंसेस को समझिए, सिस्टम को समझिए, थोड़ा परिश्रम कीजिए, सिर्फ कॉपी पेस्ट मत कीजिए, गूगल मत कीजिए। क्योंकि मेरे लिए शायद कहना आसान है, पर अगर आप मान लीजिए जैसे सर के साथ अगर हम जुड़े हुए हैं जो इतने एमिनेंट पब्लिशर हैं, उनके लिए कितनी सरदर्दी का काम है इतनी सारी चीजों को वेट करना। क्योंकि आप एक जिस पोजीशन पे बैठे हैं वो एक बहुत एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। ऐसा क्योंकि बच्चा एक उम्मीद से आर्टिकल भेजता है, पर एक पब्लिशर की भी अपनी एक उम्मीद होती है, उसकी भी एक अपना एक थ्रेशोल्ड होता है क्वालिटी का, कि आप इस क्वालिटी को मेंटेन कीजिए। क्योंकि जो भी पब्लिश होता है उस कंपनी से, वो देश दुनिया में जाता है, उस पे उस कंपनी का ब्रांड नेम होता है, उसमें आपका नाम छपा होता है। तो उस क्वालिटी के हिसाब से आप काम करें, देश के नाम को, अपने शहर के नाम को, अपने नाम को सर्वोन्नति तक लाने के लिए मेहनत करें। क्योंकि मेहनत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और ये चीजें सीखने के लिए, सबक लेने के लिए बहुत जरूरी है कि लगातार अपने ऊपर काम करें, अपने लिए काम करें और दूसरों के साथ काम करें। ये ना सोचें आप अकेले फंडे खा हो गए। मैं समझता हूँ अधिकतर बच्चों को मैं कई बार ये देख पाता हूँ कि मुश्किलें हो जाती हैं। और आजकल जो हम लोग का जो एक ऑनलाइन करके माहौल शुरू हो गया है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन खुल जाती है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स दे रही है, वेबिनार कर रही है, उसको कीजिए, जरूर कीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी से कीजिए। इस बात के साथ आज के सत्र को यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा, अपनी वाणी को विश्राम भी देना चाहूंगा। लेकिन जाते जाते अपने जो दर्शक हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनसे एक हमारा निवेदन ये रहता है कि अगर आपको हमारी मुहिम समझ आती हो और ये चैनल आपको पसंद आता हो और आपको लगता है इसमें कायदे की बात की जाती है, कानून के विषय में, जगत के विषय में, समाज के विषय में, उसके कल्याण के बारे में, तो सबसे सरल तरीका है इस चैनल को प्रमोट करने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। थैंक यू।